राधा राधा सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम जनरल एबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम थोड़े और PYQs लगाने वाले हैं, जिससे हमें प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि भाई रीजनिंग और मैथ में क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। और आपको पता है मैंने 2 वीडियोस लेके आए हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की बात की गई है और मैंने बताया है कि किस तरह से मैथ्स और रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ये सेशंस जो हैं मैथ और रीजनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इसमें मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और वो फॉर्मूले बताऊंगा जिनको आपको याद करना है, ताकि आप जो है अच्छे नंबर ला सकें। क्योंकि मैंने एक पैटर्न देखा है। वो चलो ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको वो पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा कि भाई ये क्वेश्चन तो पूछता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा थीम जो है वो ये है, कंसिस्टेंसी लीड्स टू मास्टरी। ठीक है, यही चीज़ जो है आपके पेपर के लिए भी लागू होती है कि जितने आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम्स, बार बार बोरिंग चीज़ को बार बार करेंगे, उतना ही आप महारत हासिल करेंगे, उतना ही आप अपने टारगेट के क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, आज की क्लास को। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सीनियर अनुदेशक का क्वेश्चन है। अब बहुत लोगों को लगता होगा कि सीनियर अनुदेशक का क्वेश्चन है तो उसका बेसिक से क्या मतलब है। देखो, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है या फिर नॉर्मल जो जितने भी GS वगैरह वाले क्वेश्चन हैं वो लगभग सेम ही लेवल की पूछे, 10th लेवल की ही पूछे, इजी टू मॉडरेट ही पूछे हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर है। तो इस क्वेश्चन में पूछता है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट। 23 गुलाब के फूल हैं इन फर्स्ट रो, पहली रो में, पहली पंक्ति में। 21 हैं दूसरी पंक्ति में, 19 है तीसरी पंक्ति में, और ऐसे करके 5 ऐसे करके मतलब और भी पंक्तियां हैं और सबसे आखिरी वाली में 5 है। तो आपको बताना है कि टोटल गुलाब जो है वो कितने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो AP का है। AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, AP एंड GP आप पढ़ते हैं क्लास 10 के आसपास। ठीक है, तो वो उसका क्वेश्चन है। अब इसमें बोला गया है कि पहली पंक्ति में कितने 23 हैं, तो A1 पहली पंक्ति में 23 हैं। ठीक है, दूसरी पंक्ति में कितने 21 हैं, तीसरी पंक्ति में कितने 19 हैं। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस कितने का है, -2 का डिफरेंस है। तो पहली पंक्ति में 23 है, डिफरेंस जो है वो -2 का है। हमें कितने रोजेस हैं यानी कि n निकालना है। तो आपने पता होगा, अगर आपको पता होगा, और लास्ट पंक्ति यानी कि लास्ट वाली पंक्ति में कितनी है 5 है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, an = a + n - 1d। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये जो है लास्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। लास्ट टर्म अगर हमें निकालनी होती है तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, वैसे ही एक फॉर्मूला सम के लिए भी होता है, सबको सम करना होता है, तो वो मैं बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं। तो लास्ट पंक्ति में कितने हैं वो तो हमें पता है, 5 हैं। पहली पंक्ति में कितने हैं 23 हैं। टोटल कितने गुलाब है ये हमें पता नहीं है, लेकिन डिफरेंस कितना है -2 का, ये हमें पता है। बस सॉल्व कर लो, इजी। 5 = ये 23, इधर 23 को इधर जाएगा, 5 - 23 हो जाएगा, = -2 n - 1, यानी कि -18 = -2 + 2, यानी कि अच्छा 2 कॉमन ले लेंगे, इधर भेज देंगे तो कट जाएगा ना। तो 9 = n - 1 हो जाएगा, यानी कि n कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी टोटल रोसेस कितने हैं वो हमारे 10 हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला भी क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, n / 2a + n - 1d। ये सम का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो इससे क्वेश्चन आपने अभी देखा कि इससे क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और ये वाला। ठीक है, एपी से क्वेश्चन आया, जीपी से मैंने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो एपी तो आपको याद होनी चाहिए और बेसिक, एपी बेसिक भी है, आसानी से याद भी हो जाती है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, 5 लोगों का समूह है, कमल इज द टॉलेस्ट, कमल जो है सबसे लंबा है, कमल जो है सबसे लंबा है, ललिता इज द शॉर्टेस्ट, ललिता सबसे छोटी है, तो कमल सबसे ऊपर होगा और सबसे छोटी ललिता है, तो लता सबसे छोटी होगी। ठीक है, रश्मि इज शॉर्टर देन कमल बट टॉलर देन वंदना एंड प्रेम, रश्मि जो है वंदना और प्रेम से बड़ी है, कमल से छोटी है, तो कमल जो है नीचे आएगा और रश्मि ऊपर आएगी, क्योंकि रश्मि बड़ी है कमल से, और किससे छोटी है रश्मि? रश्मि वंदना और प्रेम से छोटी है। सॉरी मैं गलत बोल दिया। रश्मि कमल से छोटी है और वंदना प्रेम से बड़ी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, मिस्टेक। ओके, वंदना और प्रेम से छोटी बड़ी है। अब वंदना प्रेम से बड़ी है या छोटी है, ये आगे देखते हैं। तो प्रेम इज सेकंड शॉर्टेस्ट, प्रेम जो है सेकंड शॉर्टेस्ट है। देखो सबसे छोटी तो लता है, तो लता से ऊपर कौन है? प्रेम है। तो यानी प्रेम है, तो ये सीक्वेंस सही है, वरना सीक्वेंस ये भी हो सकता था, लेकिन ये सीक्वेंस गलत है, ये सीक्वेंस सही है। प्रेम छोटा है, सेकंड नंबर पर छोटा है, उससे बड़ा कौन है? वंदना है, उससे बड़ी रश्मि है और रश्मि से बड़ा कमल है। अब क्वेश्चन क्या है? हु इज द थर्ड टॉलेस्ट, तीसरा कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा। वंदना जो है वो हमारा तीसरा टॉलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से करना है, सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी क्या है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, अक्सर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। बस आपको यही देखना है कि एक बार पढ़ना है और थोड़ा सा डायग्राम बनाना है, अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा, तो आराम से डायग्राम बनाना है। आगे आते हैं, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2009 विल बी सेम एज दैट ऑफ ईयर, तो वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर से के जैसा होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात कर रहे हैं कि 2009 के कैलेंडर, 2009 के साल के सेम कौन सा साल होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे था, तो ऐसा कौन सा साल है जो ट्यूसडे से ही शुरू होगा, ये पूछा गया है। सेम मतलब ये है। अब आप देखो कि 2009 क्या है? एक लीप ईयर है? नहीं है, ये नॉन लीप ईयर है। इससे पहले जो 2008 आता है वो आपका लीप ईयर था। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि भाई कौन सा साल जो इसके जैसा है। तो देखो, नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर कितने होते हैं? तो देखो 366 दिन होते हैं एक लीप ईयर में, और 7 दिन का एक दिन होता है। तो ऑड डे कितने होंगे? 2 ऑड डे होंगे। सेम चीज़, नंबर ऑफ ऑड डे इन अ नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 365 डेज होते हैं, 7 दिन का एक दिन, मतलब एक दिन जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिलता है, अलग मिलता है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ऐसा साल चाहिए जो ट्यूसडे से ही शुरू हो, तो उसको ट्यूसडे को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, मतलब 7 दिन का डिफरेंस चाहिए। 7 दिन जो है ऑड होने चाहिए। अब 7 दिन ऑड कैसे होंगे समझो आप। 7 दिन जो हैं वो आपके 7 ऑड डेज जो हैं वो आपके 6 साल में आएंगे। अब आप बोलेंगे 6 साल में कैसे आएंगे? तो देखो 5 साल तो आप ये मान के चलो, 5 साल अगर नॉन लीप ईयर है तो उसमें 5 ऑड डेज हो गए। लेकिन अगर एक लीप ईयर आ गया, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? 2, तो 5 + 2 7,
7 और डेज हो गए, मतलब ट्यूसडे जो है वापस रिपीट हो जाएगा। तो मतलब 6 साल लगेंगे एक साल को रिपीट होने के लिए। तो 2009 चल रहा है, तो 6 साल बाद कितना हो जाएगा, 2015, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं आपको वापस समझाता हूँ। अब आप ये समझिए, जैसे आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे वापस कब आएगा, 7 दिन बाद ही आएगा। ये बात क्लियर होगी। तो सेम चीज़ है, 2009 का जो कैलेंडर है वो वापस सेम कब आएगा, जब 7 एक्स्ट्रा दिन जो हैं वो निकल जाएंगे। क्योंकि देखो देखो 365 दिन होते हैं, 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो यानी कि 7 से एक रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि एक दिन जो है हमारा वो एक्स्ट्रा आ रहा है। समझ रहे हो, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। या फिर मंडे को शुरू हुआ तो जो है वो एक दिन एक्स्ट्रा आने की वजह से जो है हमारा साल जो है वो ट्यूसडे को ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए मंडे रिपीट नहीं हो पा रहा। ये बात समझ में आ गई। सेम चीज़ है, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अब हमें पता है कि एक साल को वापस रिपीट होने के लिए 7 दिन का इंटरवल जो है वो ट्रैवल करना होगा। तो 7 और दिन कैसे आएंगे, जब 5 नॉन लीप ईयर मिल जाएंगे तो उनसे 5 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, और एक लीप ईयर मिल जाएगा जिसमें हमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो 7 दिन जो है हमारे वहाँ पे वो कैलकुलेट हो जाएंगे। 7 दिन जैसे ही निकल गए तो वापस हमारा जो है कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, वापस दिन हमारा जो है रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी है, इसको आपको समझना है। जितना मैंने करवाया ये इतना टफ नहीं है, ये इजी है। बस अगर आप मतलब कि ये मैंने बेसिक आपको क्यों बताया, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि हर 6 साल बाद जो है वो साल रिपीट होता है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए आप बेसिक से भी कर सकते हैं, पर जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो 6 जोड़ दो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, आगे आते हैं। इफ ब्लैक इज रिटन एज 1242133 इन कोड लैंग्वेज देन रेड कैसे लिखा जाएगा। अगर ब्लैक को हम ऐसे लिखते हैं तो रेड कैसे लिखा जाएगा। तो ब्लैक, अब पहले देखो ये कोड जो है ये नंबर में है, तो पहले इनको नंबर में चेंज कर लो। बी कितना होता है 2, एल कितना होता है 12, ए कितना होता है 1, ये कितना होता है 3, के कितना होता है 11। ठीक है, अब देखो कहीं पे कुछ हो रहा है, यहाँ 1 है 2 है 4 है, हाँ उल्टा हो रहा है, उल्टा। देखो उल्टा अगर हम यहाँ से शुरू करें तो पहले 3 आ रहा है, फिर यहाँ पर 13 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। मतलब कि उल्टे में सब में एक जुड़ रहा है। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। सेम चीज़ रेड के साथ करो। रेड है, रेड क्या होता है 18, ये 5 होता है, ये 4 होता है, एक जोड़ लो 19 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब इसको उल्टा जोड़ो, 5 6 19, कौन सा ऑप्शन है 5 6 19, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक है, सिंपल है, बस आप क्लिक करना चाहिए। क्लिक कब करेगा, जब रीजनिंग की इस तरह के क्वेश्चन आप और प्रैक्टिस करेंगे तब आपको क्लिक करने लगेगा। ठीक है, आगे आते हैं। रमेश वॉज काउंटिंग डाउन स्टार्टिंग फ्रॉम 31। रमेश जो है उल्टी गिनती कर रहा था 31 से। सुमित वॉज काउंटिंग स्ट्रेट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और सुमित जो है वो सीधी गिनती कर रहा था 1 से। ही वॉज सेइंग ओनली ऑड नंबर, जो सुमित था सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर, विषम संख्या बोल रहा था। आपको बताना है इफ दे आर स्पीकिंग एट द सेम स्पीड व्हाट सेम नंबर वुड दे शो टुगेदर। अगर एक उल्टा बोल रहा है और एक सीधे में सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या बोल रहा है तो आपको बताना है कि दोनों जो है कौन से नंबर को के टाइम पे सेम जगह पे होंगे, या कौन से टाइम पे दोनों जो है सेम नंबर को बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना। आप सोचो कि फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, सिंपल से है, बेसिक है। यहाँ पे रमेश लिख लो, यहाँ पे सुमित लिख लो। रमेश उल्टी गिनती कर रहा है 31 और ये कर रहा है सीधी गिनती 1। ये 30 करेगा, ये 3 करेगा, ये 29 करेगा, ये 5 करेगा, 28 7 27 9 26 11 25 13 24 15 23 17 25 19 सॉरी
22 था ये, 21 21। तो देखो अब 21 जो है दोनों साथ में बोला तो आंसर क्या आ जाएगा 21। था बेसिक, कुछ नहीं करना था। आप अभी ये मत देखते कि कैसा फॉर्मूला हुआ, कई बार जो मैंने बताया ना कि 10th लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको बस देखना है कि किस तरह से करना है। आगे आते हैं। आउट ऑफ 1865 पीपल, 1865 लोग हैं टोटल, 660 कैन स्पीक इंग्लिश, 660 जो है अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 जो है वो हिंदी बोल सकते हैं। बट 120 पीपल कांट स्पीक आइदर लैंग्वेज, 120 ऐसे लोग हैं जो ना इंग्लिश बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये देखो कि ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। टोटल पीपल दैट कैन स्पीक वन लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज कितने बोल सकते हैं? 1865 में से 120 को माइनस कर दो, क्योंकि 120 जो है वो तो कुछ नहीं बोल सकते, तो माइनस कर देंगे तो 1745। तो 1745 ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक भाषा तो बोल सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, अब दोनों दोनों कौन से लोग हैं जो दोनों बोल सकते हैं? तो उसमें इंग्लिश को प्लस करो, हिंदी को प्लस करो, और जो एटलीस्ट वन बोल सकते हैं उनको माइनस कर दो। इंग्लिश कितने थे? 660, हिंदी कितने थे? 1305 माइनस 1745, ये हो जाएगा आपका 5/6/1965 माइनस 1745, ये हो जाएगा 220। तो 220 ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको करना है बस। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज 5, 24, 61, 122, 213, 340 क्वेश्चन मार्क। अगर इन दोनों को 19, 37, 61 कोई पैटर्न नहीं बन रहा, और क्योंकि ये जो है लगभग एक्सपोनेंशियली ये कुछ कर रहे हैं, तो मतलब कि कुछ ना कुछ पावर और क्यूब से कुछ है। तो अगर स्क्वायर प्लस 1 करें तो नहीं होगा, क्यूब करके देखें, क्यूब से होगा। देखो, अगर हम 2 का क्यूब करें तो 8 आएगा, 8 में से 3 माइनस करें तो 5 आएगा। सेम चीज़ 3 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 27 आएगा, 27 में से 3 माइनस करें तो 24 आएगा। सेम चीज़ 4 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 64, 64 में से 3 माइनस करें तो कितना आएगा? 61। 5 का क्यूब करें 125, 125 में से 3 माइनस करें 122। 6 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 216, 216 में से 3 माइनस करें तो 13। 7 का क्यूब करें तो 343 आएगा, 343 में से 3 माइनस करें तो 340 आएगा। वैसे ही 8 का क्यूब करें तो कितना आएगा? 512 आएगा, 512 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 509 आएगा। तो ये क्वेश्चन मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, अब इसमें मैंने भी देखो, आपने चेक किया होगा, तो मैंने भी स्टार्टिंग में क्या इन दोनों का डिफरेंस करके देखा तो मुझे समझ आया कि ये 19 आ रहा है, ये 37 आ रहा है, ये 61 आ रहा है, तो मतलब कहीं से कोई पैटर्न जो है वो बन नहीं रहा। अब क्योंकि देखो एकदम से ये दुगना हो गया, दुगने का भी ये ऐसे लगभग दुगना तिगना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है पावर में कोई ना कुछ खेल रही थी। अब मैंने स्क्वायर करके देखा कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 1 हो सकता है, लेकिन 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 9 में कुछ जुड़ नहीं रहा, तो अब ये भी पैटर्न नहीं बना। इसलिए मैंने फिर क्यूब करके देखा कि मैंने क्यूब किया तो यहाँ पे 8 आया। 8 में से मैंने सोचा कि अगर 8 में से इसको बनाना है तो 3 कम करना पड़ेगा। फिर मैंने 2 को चेक किया कि इसको 3 का क्यूब करूँ तो 27 आएगा, 27 में से फिर इसको बनाना तो 3 कम करना है। तो मुझे यहाँ पैटर्न समझ में आया। जब ये पैटर्न समझ में आया मुझे, तब मैंने ये तीसरा वाला भी चेक किया। जब तीसरा वाला चेक किया तो पैटर्न जो है वो फिट बैठ गया।
ठीक है, अब मैंने ये कैसे किया, मुझे एकदम से कैसे आया, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि भाई जितने हो सके ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी वो चीज़ पैटर्न बनेगी। ठीक है, इसलिए वो थीम जो था कि कंसिस्टेंसी आपको चाहिए अगर आपको एग्जाम निकालना है तो। आगे आते हैं, टेबल वाला क्वेश्चन है। 4 लोग हैं, एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, 4 लोग हैं एक राउंड टेबल में बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे होंगे और कुछ बातें कर रहे हैं। बोलता है कि ए इज अपोजिट टू कुक। ए जो है वो कुक, एक बंदा जो है वो कुक है, रसोइया है, उसके अपोजिट में बैठा है। तो मान लो अगर ए यहाँ बैठा है तो कुक यहाँ बैठा होगा, उसके अपोजिट में रसोइया। ठीक है, बी इज राइट टू बार्बर। बी जो है वो बार्बर के राइट में है। ठीक है, बी जो है नाई के दाई नहीं हो रहा, हमें पता नहीं कि बी कहाँ बैठा है और नाई कहाँ बैठा है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेते हैं। वॉशरमैन इज लेफ्ट टू टेलर। टेलर के लेफ्ट में वॉशरमैन है। ठीक है, एंड डी सिट्स अपोजिट टू सी। अब डी और सी अपोजिट बैठते हैं, यानी कि अपोजिट के लिए अब ये दोनों जगह है खाली, क्योंकि यहाँ पे अगर डी को बैठाएंगे तो सी यहाँ बैठना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो डी और सी जो है, ये तो डी यहाँ बैठा होगा तो सी यहाँ बैठा होगा, ये तो सी यहाँ बैठा होगा तो डी यहाँ बैठा होगा। अब हमें चेक कैसे करना है कि कौन कहाँ बैठा है। देखो, अब देखो, अगर देखो सी डी यहाँ बैठे, ए यहाँ बैठा है, तो ये जगह किसकी होगी, ये जगह होगी बी की। समझ में आ गया? इसका मतलब बी जो है वो कुक है, बी जो है रसोइया है। अब देखो क्या बोलता है कि बी इज राइट टू बार्बर। बी जो है नाई के दाहिने है, तो नाई कहाँ है, नाई यहाँ पे, बार्बर यहाँ पे। वॉशरमैन इज लेफ्ट ऑफ टेलर। वॉशरमैन जो है टेलर के लेफ्ट में है। अगर हम जो है वॉशरमैन को यहाँ करते हैं तो टेलर यहाँ होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ए हमारा टेलर हो गया, ए हमारा टेलर हो गया, तो वॉशरमैन जो है वो ये हो गया। ठीक है, अभी भी हमें सी और डी की पोजीशन नहीं पता चली है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द ट्रेड्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या है ये पूछा गया है। तो ए क्या है, टेलर है, और बी क्या है, रसोइया है। तो टेलर एंड कुक, टेलर एंड कुक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि बी जो है वो हमारा कुक है, तो देखो कुक तो यहाँ, इसमें भी कुक नहीं है, इसमें भी कुक नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पहले से गलत हो गए। तो यहाँ से आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे, फिर आप 2 ऑप्शन करते तो आपको और आसानी से क्वेश्चन करने को मिल जाता। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं, फाइंड दी रॉन्ग टर्म इन दी गिवन सीरीज। इसमें से कौन सी गलत टर्म है वो निकालनी है। तो पहले 3 सम्मत रखें, चेक कर लेते हैं। ये जी है, ये जे है, जी एच आई जे, एच आई 2 है, जे के एल एम, फिर 2 आगे एम एन ओ, फिर 2 आगे पी क्यू आर, फिर 2 आगे। तो पहला अक्षर तो सही है सबका। 80 वाला देखते हैं। अच्छा ये उल्टा है, तो यहाँ चेक करते हैं। एल एम एन एक अक्षर, एन ओ पी एक अक्षर, पी क्यू आर एक अक्षर, और आर एस टी एक अक्षर। मतलब पीछे वाला भी पैटर्न बना रहा है। मतलब कि हमें चेक करना है ये नंबर, कि नंबर वाला कुछ ना कुछ मामला है। लिख लो नंबर यहाँ, 4, 10, 20, 43, 90। ठीक है, 4 से 10 बनाओ। 4 से 10 आप कैसे बना सकते हो, 4 × 2 करो, फिर +2 करो, है ना। तो फिर 10 को × 2 करो, +2 करो, तो ये बनेगा नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ लफड़ा है। तो पीछे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। 43 से 90 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 43 को × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 96, 86। 86 में कितना जोड़ें, 4 जोड़ें। ठीक है, इसको इससे बनाते हैं तो 20 × 2 तो हो रहा है, मतलब सब में × 2 तो हो रहा है। तो यहाँ पे 4 × 2 तो होगा ही होगा, इसमें भी × 2 तो होगा ही होगा।
इसमें प्लस कितना करना है, 3 प्लस करना है, यानी कि यहाँ पे 4 करना था, यहाँ पे 3 करना था, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे 1 करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि कितना होता है, 9 होता है। तो ये 10 ना होकर 9 होता है, तो 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 2 20, यानी कि यहाँ पे 9 आना चाहिए था। तो कौन सा गलत हो गया, J10R, ये 10 वाला जो है ये गलत है। ठीक है, तो बस सिंपल ये तरीका है। अब इस यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने यहाँ से चेक किया तो यहाँ से मुझे इन तीनों में पैटर्न कोई समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने फिर पीछे से चेक किया, क्योंकि भाई एक ही गलत है ना, बाकी 4 तो सही होंगे ही होंगे ना, समझ रहे हो। इसलिए मैंने ये चीज़ की, जहाँ मुझे एक रिलेशन दिख गया वहाँ फिर मैंने उसको आगे फिट किया, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको दिमाग दौड़ाना है, जितना आप दिमाग दौड़ाएंगे उतनी जल्दी आप कर पाएंगे। आगे आते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। देयर आर 5 मैन, 5 आदमी हैं, PQRSNT, ये 5 आदमी हैं। 6 वुमेन, 6 औरतें हैं, IJKL M और N। आगे पढ़ो। PQK जो हैं वो आपके लॉयर हैं, वकील हैं। RSIJNL जो हैं वो आपके इंजीनियर हैं, और जो बच गए वो डॉक्टर हैं। अब आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, उसके हिसाब से आपको एक टीम बनानी है। ये कंडीशन है आपकी। कंडीशन में पहले लिखा है कि PIN जो है वो उनको साथ में प्लेस करना है, वो तीनों इकट्ठे रहेंगे, भाई हैं, इकट्ठे रहेंगे, कहीं आगे पीछे जा नहीं सकते। Q कैन नॉट बी प्लेस विथ SNK, Q जो है S के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा, Q जो है वो K के साथ जोड़ा नहीं बनाएगा। T and J आर प्लेस टुगेदर, T और J जो है वो साथ में ही रहेंगे। S कैन नॉट बी प्लेस विथ I, S और I जो है साथ में नहीं रहेंगे। R कैन नॉट बी प्लेस विथ J, R और J भी साथ में नहीं रहेंगे। अब आपको ऐसी टीम बनानी है जिसमें 2 मेल लॉयर हों, 2 मेल वकील हों, 2 फीमेल इंजीनियर हों और 1 डॉक्टर हो, मतलब 5 लोगों की टीम बनानी है जिसमें 2 मेल हो पहली चीज़, और इंजीनियर हो, सॉरी लॉयर हो, मेल हो और लॉयर हो। ठीक है, और 2 फीमेल हों और इंजीनियर हों, और 1 जो बच गया वो सिर्फ डॉक्टर हो, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं मेल हमारे कौन कौन सकते हैं, PQRST हो सकते हैं। तो PQ यहाँ पे भी है, PQRST, PQ यहाँ पे देखो आप, ना यहाँ पे PQ है, ना PR है, ना PS है, यहाँ पे 2 मेल तो है ही नहीं, तो इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे 2 मेल तो है ही नहीं, मेल तो हमें 2 चाहिए, समझ रहे हो। IKL और N जो है ये वुमेन्स हैं, 4 औरतें यहाँ पे हैं, 4 औरतें यहाँ पे हैं, एक ही आदमी है, एक आदमी हमें चाहिए, 2 चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में PQ है, PQ यानी कि 2 मेल हैं, और दोनों मेल जो हैं वो लॉयर हैं, तो ये कंडीशन सही होगी। अब हमें चाहिए 2 फीमेल इंजीनियर और 1 डॉक्टर चाहिए। फीमेल इंजीनियर कौन सकते हो, फीमेल जो है वो हो सकती हैं IJKLMN, और उसमें से इंजीनियर कौन कौन से हो सकती हैं, I हो सकती है ना, और L हो सकती है। I और L जो है इंजीनियर, और J भी, ये 3 जो है ये फीमेल हैं। I, J और L जो है ये फीमेल हैं, और ये इंजीनियर भी हैं। RS जो है ये आपके मेल हैं, लेकिन हमें मेल इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें फीमेल इंजीनियर चाहिए। तो IJ और L, IJ और L में ऑप्शन बनता है, IJ IL यहाँ पे भी है, तो IJ IL जो है ये दोनों जो हो सकते हैं ये आपके इंजीनियर हो सकते हैं। और बच गया जो डॉक्टर है, तो मतलब N जो बच गया वो डॉक्टर है, तो N तो डॉक्टर ये कंफर्म हो गया। अब IL और IJ में से कौन सा साथ में रहेगा ये आपको चेक करना है। IJ और IL में से कौन सा साथ में रहेगा वो चेक करना है। अब आप तीसरा स्टेटमेंट देखो, ये वाला स्टेटमेंट देखो, इसने क्या बोला है
कि टी और जे हमेशा साथ में रहेंगे, जहाँ टी रहेगा वहाँ जे रहेगा, जहाँ जे रहेगा वहाँ टी रहेगा। तो देखो यहाँ जे तो है लेकिन टी नहीं है इसके साथ, तो ये कैसे रह सकता है भाई, तो ये रह नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। समझ आया कैसे मैंने ये किया, कैसे मैंने ये सही किया? हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंडीशन देखनी थी, ठीक है, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना था, कुछ नहीं है। थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है लंबे होते हैं पर ये इजी होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ, जितने भी ये लंबे आप पैराग्राफ से डरते हो ना, ये सही वाकई में बहुत ईजी है। बस एक बार ढंग से पढ़ना है, ढंग से हर एक क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं तो आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हिंदी में था, आगे आते हैं। इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिस्टम, ऑन द सेम बेसिस फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द इक्वेशन। मतलब कुछ ना कुछ जो है नियम के हिसाब से एक सॉल्व किया गया है। 5 जो है वो 28 लिखा हुआ है, 3 × 7 जो है वो 12 लिखा गया है ना, और 8 × 6 जो है वो 35 लिखा गया है। अब कैसे हो सकता है, 5 8 तो 40 होता है, 28 कैसे हो सकता है, 28 3 7 तो 21 होता है, उल्टा भी नहीं हो सकता। अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखो 5 में से एक कम कर दो, 8 में से भी एक कम कर दो, 4 अट्ठे कितना होता है, 4 सत्ते कितना होता है, 28 होता है। सेम चीज़ देखो, 3 में से एक कम कर दो 2, 7 में से एक कम कर दो 6, 6 दूनी 12, 8 में से एक कम कर दो 7, 6 में से एक कम कर दो 5, 7 5 35। किसका निकालना था, 13 13 का, तो 13 13 का क्या है, एक एक कम कर दो 12 12, 12 × 12 144। क्लियर, इजी था। आते हैं आगे, ये रेशियो वाले क्वेश्चन में। अब बहुत लोगों को इस रेशियो वाले में भी दिक्कत होती है, लेकिन ये क्वेश्चन है इजी। आपको ध्यान से देखो, इसमें क्या दे रखा है कि ए रेशियो बी प्लस सी आपको दे रखा है 1/3। इसमें क्या दे रखा है, सी रेशियो ए प्लस बी आपको दे रखा है 5/7, और आपको ये निकालना है। क्लियर, ये निकालना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां से ए बी सी को जोड़ता हूं, ए कितना है हमारा 1 है, बी सी कितना है 3 है, तो 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। यहां से अगर मैं ए बी सी को जोड़ता हूं, ए प्लस बी प्लस सी को, ए प्लस बी 7 है, सी जो है 5 है, ये कितना है 12 हो गया। तो अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 4 है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 12 है, तो भैया कैसे हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी तो दोनों में सेम होना चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे क्या है, इसको भी 12 होना चाहिए, तो 12 होने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से, नीचे भी 3 से। समझ रहे हो? तो ये बन जाएगा आपका 3/9। अगर आप काटोगे तो 1/3 आ जाएगा, लेकिन अब ये आ गया सही। अब इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, तो बी की कितनी आएगी, ए की 3 आ गई, सी की 5 आ गई, तो बी की कितनी आएगी, टोटल 12 था, 12 में से 3 + 5 8 घटा दो 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब क्या निकालना था हमें, b/a + c निकालना था, तो 4/a की कितनी है 3, सी की कितनी है 5, 4/8 यानी कि 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, टिपिकल नहीं है। एक बार सॉल्व करने लग जाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आंसर दिक्कत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 and 7। 1 से 500 तक की संख्या में कितने नंबर हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित होते हैं। जब दोनों से बात आएगी, जहाँ पे दोनों की बात आएगी वहाँ पे हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम 3 और 7 का कितना होता है, 21 होता है। 1 से 500 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 500 नंबर होते हैं, तो 21 से डिवाइड कर लो, 21 दूनी 42, 8 0,
21 दिया 63, 17 बच गए। यानी कि कितने नंबर डिवाइड हो सकते हैं? 23 नंबर जो हैं ऐसे हैं जो पूरे के पूरे डिवाइड हो सकते हैं। सिंपल था। ऐसा क्वेश्चन एक पिछला वाला भी बना था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो वही चीज़ है। आगे आते हैं, फिर से स्टेटमेंट वाला है, अब ध्यान से देखना। A, B, C, D, E, F and G are names of 2 rivers, 2 3 canals and 2 valleys। तो ये जो 7 नाम हैं, इसमें से 2 नदियां हैं, 3 नहर है और 2 घाटी हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी 3 नहरें हैं, 3 विच आर द 3 कैनाल्स, 3 कैनाल्स कौन से हैं ये हमें बताना है। ठीक है, देखो बी, जी और डी आर नॉट कैनाल्स, तो बी, जी और डी ये तो कैनाल हो ही नहीं सकते। तो देखो कहीं पे है जी यहाँ पे है, तो ये तो गलत हो गया। और एक ऑप्शन तो हो गया, चलो ठीक है आगे पढ़ते हैं। ई एंड एफ आर नॉट रिवर, ई और एफ जो है नदियाँ नहीं हैं, यानी कि कैनाल हो सकती हैं, नहरें हो सकती हैं। आगे पढ़ते हैं। सी इज़ अ कैनाल बट ए इज़ अ वैली, सी जो है एक कैनाल है और ए जो है वो वैली है। वैली यानी घाटी है, ए घाटी है, तो जहाँ पे ए है वो हटा दो, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे? कुछ नहीं है, सीधा आंसर दे रखा है, सीधा अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे सीधा आंसर दे रखा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? समझ रहे हो? इतना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ कपल हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, एक कपल है, उसका एक बेटा है एक बेटी है। ठीक है, एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सन, पिताजी की एज जो है वो बेटे की एज के 4 गुना है। तो मान लो पिताजी की एज जो है वो एफ है, वो 4 गुना है बेटे की एज से। बेटे की एज मान लो एस, एस फॉर सन है ना, तो एस मान लो, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, फिर आपको बाद में याद हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एज ऑफ डॉटर इज़ 1/3 ऑफ देयर मदर, डॉटर की जो एज है वो मम्मी की 1/3 है, तो डॉटर की एज जो है वो 1/3 है मम्मी की। आगे पढ़ते हैं। वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड, वाइफ जो है पति से 6 साल छोटी है, मतलब पति की एज में से 6 घटाएंगे तो मम्मी की एज आएगी। ठीक है। सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर, मतलब कि जो डॉटर है उसकी एज जो है वो 3 साल बड़ी है भाई से। ये इतनी चीज़ आपको हो गई होगी क्लियर। ये 4 स्टेटमेंट बन रही है, अब इनको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। सिंपल सी बात है। किसकी एज निकालनी है? मदर की एज निकालनी है। तो देखो यहाँ पे मदर की एज कैसे निकालेंगे? मदर यहाँ m = 3d हो जाएगा, एक स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब देखो एक मदर यहाँ पे भी है, यहाँ पे फादर है, फादर की एज क्या है? फादर = 4 × सन, तो फादर यहाँ पे 4s है, -6 = m। ठीक है, ओके। अब m = 3d था, ये देखो m = 3d था, m = 3d था, और d क्या है? d हमें पता है 3 + s है, तो m = 3 + s, यानी कि m = 9 + 3s। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक m की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, एक m की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, दोनों को बराबर है, दोनों को बराबर रख दो, तो ये बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 4s - 6 = 9 + 3s, है ना। तो 4 यहाँ पे माइनस गया, ये यहाँ पे प्लस हो गया, तो s = 15 आ गया। सन की एज 15 आ गई। अगर सन की एज 15 आ गई तो मम्मी की एज कितनी होगी? m = 9 + 3 × 15, 15 3 45, 45 + 9 54, 54। मम्मी की एज कितनी आ गई? 54। ठीक है, अब क्योंकि 4 स्टेटमेंट थे तो ये क्वेश्चन आपको तसल्ली से करना है। ठीक है, तसल्ली से करोगे तभी आंसर निकलेगा। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को थोड़ा सा भी प्लस माइनस से गलती हुआ तो आप क्वेश्चन को पूरा गलत कर दोगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे आते हैं।
टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। दो क्यूब है, ये मान लो ऐसे दो क्यूब है ना, ऐसे ही होते हैं। उसने बोला है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। जब इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन गया क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया, दिख रहा है आप। तो आपको इसका सरफेस एरिया पूछा गया है। सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, उससे पहले क्यूब का हमें वॉल्यूम दे रखा है, लेकिन हमें साइड निकालनी है। तो अब पता है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब की वॉल्यूम 64 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो मतलब हर क्यूब की साइड जो है वो 4, ये 4 है, ये 4 है, इसकी हाइट जो है जो होती है वो भी 4 है। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, सब 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो आप देख सकते हैं कि 4 और 4 यहाँ पे मिल गए, तो लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी 8, और बाकी सब सेम है, तो लेंथ बस 8 होगी। तो 2 इंटू एल बी, लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4, 8 चौके 32, प्लस ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, 4 इंटू 4 16, प्लस हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8, 4 अट्ठे 32, जोड़ लो। 2 इंटू ये 90 64 80 हो गया, तो 2 इंटू 80 यानी कि 160 आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलते हैं क्यूबॉइड है, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर विल बी सेकेंड लार्जेस्ट अमंग देम। हमें सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ये याद रखना है, पहली नहीं दूसरी। When 2 is subtracted from the middle digit of each number, अगर हर नंबर के जो बीच वाला है, मतलब 3 नंबर है, हर बीच वाले नंबर को से हम -2 करते जाएं तो हमें और पहले और तीसरे नंबर के डिजिट जो है इंटरचेंज कर दिए, मतलब कि ये यहाँ पे आ गया और ये जो है यहाँ पे आ गया। तो आपको बताना कि ऐसे करने से दूसरी बड़ी संख्या जो है वो कौन सी होगी। ठीक है, तो देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, यानी कि 8 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया और 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। अब ये बीच वाली संख्या है, इसमें से 2 माइनस करने हैं। ठीक है, करो या ना करो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमें सेकंड लार्जेस्ट बतानी है। अगर 800 कुछ है, ये 200 कुछ है, ये 300 है, ये 900 है, तो सबसे बड़ी तो 900 वाली होगी, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, और दूसरे नंबर वाली 800 वाली होगी, है ना। तो दूसरे नंबर वाली कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, अगर 2 800 होते तब हम बीच वाले निकालने की ज़रूरत हमें पड़ती, लेकिन जब ज़रूरत ही नहीं है भाई, साफ साफ दिख रहा है, ये 8 है, ये 2 है, ये 800 है, 800 कुछ है, ये 200 कुछ है, ये 300 कुछ है, ये 900 कुछ है, तो 900 वाली सबसे बड़ी है, 800 वाली दूसरे नंबर की बड़ी है, तो दूसरे नंबर की तो हमें चाहिए थी, है ना। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड 12 क्वेश्चन, एक कैंडिडेट ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया एंड सिक्योर्ड फुल मार्क्स इन ऑल ऑफ देम, और सभी 12 क्वेश्चंस में उसको फुल नंबर मिले। इफ ही ऑब्टेन 60% इन द टेस्ट एंड ऑल क्वेश्चन कैरिड इक्वल मार्क्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ टेस्ट। अगर मतलब मान लो कि कुछ क्वेश्चंस थे, मान लो कि 50 क्वेश्चन थे, या फिर कितने भी क्वेश्चन थे, हमें नहीं पता कितने क्वेश्चन थे, लेकिन एक उम्मीदवार है, एक कैंडिडेट है, उसने सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन किए और 12 के 12 उसके सही थे, 12 के 12 में से उसको फुल नंबर मिले, और फिर भी उसकी जो परसेंटेज आई वो 60% आई।
तो आपको बताना है कि उसमें टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो देखो 60 मतलब ये जो 60% है ये किसकी वजह से आई, ये 12 नंबर क्वेश्चंस की वजह से आई। तो 60% जो है वो किसकी वजह से आई, वो 12 क्वेश्चन की वजह से आई थी। अगर 60% टोटल क्वेश्चंस का हम निकालें तो वो 12 है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो बस सॉल्व कर लो, 1 0 1 0, 6 से ये कट गया 2 और 10 इंटू यहाँ चला जाएगा, x कितना आ जाएगा 20, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन थे। ऑप्शन नंबर डी 20 क्वेश्चन थे, 12 उसके सही हुए, 12 की क्वेश्चन की वजह से उसको 60% क्या बोलते हैं उसको मार्क्स मिले। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इजी था। आगे आते हैं। अब ये भी देख लो, ये भी आप सिटिंग अरेंजमेंट वाले आप देख सकते हैं कितने सिंपल आए हैं और बहुत सारे आए हैं। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो। 6 दोस्त हैं जो एक लाइन में बैठे हुए हैं। एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, एफ जो है वो बी के लेफ्ट है, ये बी है, बी के लेफ्ट में एफ है। एंड टू द राइट ऑफ डी, और डी के राइट में है, तो मतलब डी यहाँ पे होगा, समझ लो, डी के राइट में है और बी के लेफ्ट में है। क्लियर। सी इज लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है वो ए के लेफ्ट में है। अब ए कहीं बैठा होगा, उसके लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। देयर इज वन फ्रेंड बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक दोस्त है। आई होप ये चीज समझ आई होगी। देयर आर 2 फ्रेंड्स बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में 2 दोस्त हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको यहां लिखो डी एफ डी, देखो डी कहाँ पे, डी यहाँ पे भी है, और डी के बगल में एक जगह है, फिर ए है, तो डी के बगल में एक जगह है, फिर ए है, और ए के बगल में सी है। दिख रहा है आपको, ए के बगल में सी है। ठीक है, 6 दोस्त थे, 5 ये हो गए, बच गया क्या, बच गया ई, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ई और बी, ये बी है ना, सॉरी, ई और बी के बीच में 2 दोस्त है, ये आपको दिख रहा है साफ साफ। पूछा क्या गया गया कि सबसे राइट साइड में सबसे आखिरी में कौन बैठा है, सबसे आखिरी में कौन रहा है, राइट में बी है। सिंपल था, है कि नहीं। तो ये सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो आपका क्लॉक से रिलेटेड संबंध है। एट वॉट टाइम बिटवीन 2 and 3 o'clock विल दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी अपोजिट। तो 2 और 3 बजे के ऐसे किस टाइम पे जो है, जो मिनट का सुई है और जो घंटे की सुई है वो अपोजिट होगी। अपोजिट यानी कि अगर एक यहाँ पे है तो दूसरी यहाँ पे, यानी कि एंगल कौन सा बनाएगी, एंगल बनाएगी 180 डिग्री। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब घड़ियाँ आपस में अपोजिट होती हैं, मान लो एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो अपोजिट है, तो एंगल कौन सा बनाती है, 180 डिग्री। अब एक ही फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया है जो इन सब से रिलेटेड है। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा था, मैंने पिछले वाले में भी कराया था, 11/2 m माइनस 30 डिग्री h, और यहाँ पे इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एंगल के बराबर। ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल फॉर्मूला है, क्लॉक से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। एंगल हमें कितना दे रखा है, एंगल हमें दे रखा है 180 डिग्री। हमें वो नहीं पता कि हमें पता है कि 2 से 3 के बीच में है, तो मान लेते हैं 2 से शुरू है, तो जो टाइम है वो 2 से आगे ही होगा। 2:10 हो सकता है, 2:15 हो सकता है, 2:20 हो सकता है, 2:13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 से आगे होगा। तो आवर को मान लो 2, निकाल लो 11/2 m माइनस 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 60 होता है। ठीक है, ओके, 60 को अगर इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है, वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, या 240 हो जाएगा। 11/2 m, तो m क्या आएगा, m आएगा आपका 240 इंटू 2/11, यानी कि 480/11, यानी इसको डिवाइड करो तो वैसे मिक्स फ्रैक्शन में लो तो 11 चौके 53, 7 बज गया, इतना मिनट, ये मिनट की वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब कि 2 घंटे से इतना मिनट आगे, यानी कि 2 घंटे से इतना मिनट आगे इस टाइम पे जो है घड़ियाँ, जो सुइयाँ हैं वो आपस में अपोजिट में होंगी। समझ गए। तो आपने देखा कि क्लॉक से क्वेश्चन जो है वो दोनों में पूछे गए हैं, चाहे वो बेसिक वाला हो चाहे वो सीनियर वाला हो, और दोनों में एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। तो ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लो,
नहीं याद हो रहा तो लिख के याद कर लो, क्योंकि इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो, मिनट भी निकाल सकते हो, वो मिनट हैंड भी निकाल सकते हो, और क्या बोलते हैं ये आवर एंड भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि इस सेशन में भी बाकी सेशंस की तरह आपको मज़ा आया होगा, ये सेशन भी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि क्वेश्चंस एक्चुअल में मैथ्स और रीजनिंग के बन कहाँ से रहे हैं। 2-3 सेशन में और कराऊंगा तो आपको पक्का श्योरिटी मिल जाएगी कि भाई क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से आ रहे हैं, और आपको एक बेहतर रिवीजन मिल जाएगा। जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही उसको बार बार लिखिए, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो ऐसे ही फ्रूटफुल और मीनिंगफुल सेशन के साथ मिलेंगे फिर से दोबारा। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो जितने ज़्यादा हो सके उतने PYQ लगाइए, और मैं भी PYQ करवा रहा हूँ तो मेरे भी सेशंस आप देखते रहिए एंड इन्जॉय। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।